ये जजमेंट 10 तारीख को रिजर्व हुआ था, 10 जनवरी को। केस जो रजिस्टर हुआ था वो जून में रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद स्टे लग गया था। और इसका फाइनल जजमेंट हुआ है 10 जनवरी को। 10 जनवरी से पहले हमने एक मीटिंग करी थी, जिसमें कोर्ट ने जो फाइनल सबमिशन के लिए टाइम दिया था, उसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग जो है वो फाइनल सबमिशन में हम ये सबमिट करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट का जितना पार्ट हमारे पास आता है उसका ड्यूज हम देंगे, और जितना पार्ट अल्फा वाले के पास जाएगा उसका ड्यूज अल्फा वाला देगा। और हमने अपने फाइनल सबमिशंस वहाँ पे दे दिए, जिसको कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने कंसिडर भी किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज जो हमारा मुद्दा है वो, पहला मुद्दा तो जजमेंट समझने का है कि बहुत सारे लोगों को जजमेंट समझ में नहीं आया। दूसरा मुद्दा ये है कि आगे क्या करना है वो चीज़। तीसरा, अभी क्या होगा, क्या चीज़ पॉसिबिलिटीज है। लीगल सिस्टम में पॉसिबिलिटीज ऐसी रहती हैं कि कोई भी केस हो, वो कोई ना कोई पार्टी के फेवर में आता है और कोई ना कोई पार्टी के अगेंस्ट में जाता है। और जिसके अगेंस्ट में जाता है वो अपनी ग्रीवेंस लेके ऊपर के कोर्ट में अपील फाइल करता है। तो ये हमारा लीगल सिस्टम है। इसलिए अभी जो ये जजमेंट आया है, इससे जो भी पीड़ित, जो भी बिल्डर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, 10 दिन बाद जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे, ये 100% श्योरिटी अभी तक है हमारे पास। और सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा, फाइनल चीज करेगा, या तो वो एनसीएलटी का जजमेंट बरकरार रखेगा, या फिर कुछ और उसमें जो है अलग से नोटिंग करेगा या मेंशनिंग करेगा। अब फॉर्म जी पे मैं डिस्कशन करता हूँ एक बार, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सी चीज हुई कि किसी ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि जी अब जो है दोबारा से आपका आप फाइल कर सकते हो अपने क्लेम, अपने क्लेम फाइल कीजिए, और जल्दी से अपना जो रह गए थे वो लोग शामिल हो जाइए। और शामिल होने के बाद जो है आप दोबारा से वोटिंग करेंगे। और ये मुझे जहाँ तक याद है वो, आई थिंक टाउनी की एसोसिएशन में कोई महानुभाव थे, उन्होंने ये और मैसेज डाला और, था। और डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए पर्सनल। और डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए पर्सनली। तो तो उनके लिए उनको ये समझाने के लिए ये एक पोर्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आप ध्यान से लीजिए। वो पैरा भी नीचे है, 6 मंथ्स वाला। ना ना, वो तो मैं बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम्म। ये है फॉर्म जी। फॉर्म जी दिखाई दे रहा है आपको? हम्म। हम्म। फॉर्म जी कहता है इनविटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रेगुलेशन 36 ए ऑफ एक ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसमें क्या लिखा होता है? नाम वाम सब तो लिखा ही होता है, सब में लिखा होता है। ये बेसिकली मुद्दा ये है कि दिस फॉर्म इज जस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एलिजिबल फॉर फाइलिंग देयर रेजोल्यूशन प्लान। तो ये जो चीज है, ये जो फॉर्म है, ये केवल उन कंपनीज के लिए है फॉर अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ऑफ अर्थ इंफ्रा लिमिटेड। क्लेमेंट्स के लिए नहीं है। दूसरी चीज मैं दिखाता हूँ आपको। आपने अभी देखा फॉर्म जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म ए। आपको फॉर्म ए दिखाई दे रहा होगा, अंकुर आ रहा है ठीक? हाँ आ रहा है। फॉर्म ए पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द अटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दिस इज फॉर्म ए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्म जी में लिखा हुआ है आपका फॉर द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ऑफ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोनों में डिफरेंस है। अब मैं वापस जजमेंट पे आता हूँ। ये जो महानुभाव जिन्होंने ये शेयर किया है, उनसे दोबारा जाके पूछना पड़ेगा कि जब इसमें क्लियरली फॉर्म जी लिखा हुआ है तो क्लेम कहाँ से फाइल हो गया?
तो कोर्ट ने नहीं बोला है कि क्लेम फाइल करना है, कोर्ट ने बोला है कि फॉर्म जी पब्लिश करना है फ्रेश रेजोल्यूशन प्लान्स के लिए। द आरपी हैज टू पब्लिश अ फ्रेश फॉर्म जी इनवाइटिंग फ्रेश रेजोल्यूशन प्लान्स with specific condition that resolution plans shall be presented before the COC for consideration only when dues of appellants are paid and permission of appellant is obtained for transfer of lease land. The Roma Unicorn as well as Alpha Corp shall also be permitted to file resolution plans. The appellant shall recalculate, ये तो पहले हो गया था कि 15 days में देना है। Fresh resolution plans so submitted will be considered and examined by the RP and be submitted before COC for fresh consideration and approval. The application of resolution plan may be filed for approval of resolution of the plan thereafter. In view of the foregoing discussion, we dispose of these appeals in following manner. अब judgment क्या हुआ? Order dated 5 अप्रैल 21 पास बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी। द ऑर्डर डेटेड 8 जून 2021 पास बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी। 5 अप्रैल 2021 मतलब टाउनी का प्लान, 8 जून 2021 मतलब अल्फा कॉर्प का प्लान। एंड ऑर्डर डेटेड 7 दिसंबर 21 पास बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड आईए 401 और सेट असाइड, ये दूसरा ऑर्डर था। सेट असाइड का मतलब कि रेजोल्यूशन प्लान के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, देसी भाषा में बोले तो resolution plan is cancelled. The appellant is directed to recalculate its dues payable by the respective landholding companies without charging any penal interest and communicate the same to the resolution professional and the flat buyers association of 3 projects within 15 days of this order. The appellant is made party to the CIRP of the corporate debtor and shall be entitled to participate in the process hereinafter. After receiving the details of the dues, the resolution professional shall publish a fresh Form G, फिर से Form G, containing a condition that resolution plan received in pursuance of the request of resolution plan shall be placed for consideration after receiving prior approval of the appellant for transfer of land in favor of proposed resolution applicant, subject to arrangement, फिर से आ गया जी, arrangement for payment of dues of the appellant. Now it is clear, उनका भी तर्क जायज है कि आपको अरेंजमेंट की बात हो रही है पेमेंट के लिए, पेमेंट की बात नहीं हो रही है। तो आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं उनसे कि भाई हम इतने टाइम में दे पाएंगे या इस तरह से दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहले पे ही करना पड़ेगा। Appellant shall consider granting permission for the transfer of project land under the 3 projects as above on the terms and conditions as finalized by the appellant मतलब Greater Noida with the resolution professional मतलब RP and flat buyers association of respective projects. जो ट्रांसफर लैंड ट्रांसफर की जो परमिशंस हैं वो उन टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ही फाइनलाइज, उन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे होगा जो कि ग्रेटर नोएडा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और हमारी एसोसिएशन बैठ के फाइनल करेंगे। The resolution plan so received shall be again examined by the resolution professional and placed before the COC for fresh consideration. All consequential steps shall be taken thereafter. पहले उसको फिर से एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही वोटिंग के लिए रखेगा। लास्ट पॉइंट, ऑल अबव स्टेप्स, ध्यान से पढ़िएगा, ऑल अबव स्टेप्स मतलब 1 से लेके 6 तक, till the submission of application by resolution professional before the adjudicating authority for approval of the plan if any shall be completed within 6 months from today. अब मैं आपको वही कह रहा हूं, पॉइंट 1 नंबर सेट असाइड हो गया ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2, 15 दिन में जो है ड्यूज बताने हैं, उसके बाद उनको वो एंटाइटल्ड हैं। चौथा पॉइंट, फॉर्म जी का पब्लिकेशन, फॉर्म जी का पब्लिकेशन, ये अरेंजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, फिर परमिशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ द लैंड और रेजोल्यूशन प्लान रिसीविंग, क्योंकि फॉर्म जी के बाद ये सारी की सारी चीजें करनी है विद इन 6 months फ्रॉम टुडे।
और CIRP पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम टुडे। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि क्लेम एडमिशन होना है, केवल फॉर्म जी की बात हो रही है। 6 महीने केवल इसलिए बढ़ाए गए हैं कि ये सारे काम किए जा सकें, ना कि इसलिए कि फिर से लोग अपना क्लेम डालना शुरू कर दें। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर है जो क्लेम के रिगार्डिंग नहीं है, जो कि रेजोल्यूशन प्लान्स के रिगार्डिंग है। तो हालांकि अभी बहुत हम आगे की बात ना करते हुए यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी को और यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और उसके बारे में सबका क्या सजेशन होगा वो हम एक बार व्हाट्सएप पे पोल में डालेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उसे आगे कर सकते हैं। देखिए, अगली स्टेज पे अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है, जो कि डेफिनेटली जा रहा है, और अगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट जो कि एनसीएलटी है, एनसीएलटी के ऑर्डर को कंटिन्यू करता है, तो उस केस में यहां पर रेजोल्यूशन एप्लीक कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं बचा। जो अल्फा ने प्लान, जो हम लोगों ने वोट करके प्लान पास करा, वो प्लान यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका। यहाँ पर कोई प्लान नहीं बचा। एज डिस्कस्ड की 6 महीने का समय दिया है, दोबारा से फॉर्म जी पब्लिश करा जाएगा। हम यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि जो अनक्लेम्ड यूनिट है, क्या हम सारे लोगों को मिलकर के एज एसोसिएशन इस बीड़े को उठाना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट को खुद कंप्लीट करें। उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर अल्फा को साइड कर देता है कि भाई अब कोई बिल्डर नहीं बचा है, तो हम भी एक अपना रेजोल्यूशन प्लान यहां पर प्रिपेयर करें, उस प्लान को आगे लेके जाएं, और एग्जीक्यूशन उसको हम खुद करने की क्षमता रखें। क्योंकि जैसा कि पिछली मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि अथॉरिटी के जो चार्जेस हैं वो हमको देने पड़ सकते हैं। अगर वो हम देते हैं तो हम परमिशंस भी होम बायर्स को मिले, वो ऑब्वियसली किसी भी बिल्डर को ना मिले, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। तो एक ये एंगल हम देख रहे हैं कि क्या हम आगे इसको खुद एज एसोसिएशन हम लोग मिलकर के कंप्लीट करें, जिस केस में 50% यूनिट्स आर अनक्लेम्ड। उन यूनिट्स को, हालांकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, मैं आगे तक की बात कर लेता हूं, उन यूनिट्स को सेल करके उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल द होम बायर्स। उस पैसे को हम लोगों में बांटा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो उस रिसीवेबल अमाउंट से और अनक्लेम्ड यूनिट से बहुत थोड़ा है, उसके परसेंटेज में। हम लोगों के पास बाद में हम किसी डेवलपर को एंगेज कर सकते हैं कि जो कि शायद हमें और कम कॉस्ट पे कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 2019 में उस एरिया में रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल डिफरेंट था। तब हेयर कट डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन आज 3 साल आगे वहां पर प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट हो गए हैं, जिससे कि अब हेयर कट के बिना भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जा सकता है। हेयर कट अगर हम 400 रुपए जो हायर साइड में था, अगर उससे भी कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रोक्स 2.25 लाख रुपए 500 स्क्वायर फीट की यूनिट में बनता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जिससे कि हमारा आगे टाइम वेस्ट ना हो, और हम उसको एक्सप्लोर भी अगर करते हैं, हालांकि अभी बहुत मैं शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूं, ऑन द सुपीरियर कोर्ट हम कोशिश करेंगे कि उस मैटर को वहीं से वहीं सेट ऑफ किया जाए कि वी आर द होम बायर्स स्टैंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। हम आगे अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 3 साल जा चुके हैं 2019 से। हम यहाँ पर हैं, लैंड की जो भी बची हुई कॉस्ट है वो हम पे करने के लिए एग्री हैं, जैसा कि हम पिछली मीटिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट को रेरा के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एसोसिएशन को दे दिया जाए, और हम लोग मिलकर के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास निकल के आता है वो है अनसोल्ड यूनिट, आई एम सॉरी, द अनक्लेम्ड यूनिट, विच इज ऑलमोस्ट 50%। तो 50% यूनिट, अगर यहां पर आप गणित देखें कि अगर अनक्लेम्ड यूनिट
₹100 की बिकती हैं मार्केट में, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, इट जस्ट ₹3 to 4 अगेंस्ट द कैलकुलेशन ऑफ द अनक्लेम्ड यूनिट। तो हमारे पास आगे जाकर के और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं कि कोई भी डेवलपर अनक्लेम्ड यूनिट्स को लेकर के या उसमें से कुछ यूनिट लेकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी बिल्ड, हालांकि अगर तो सुपीरियर कोर्ट अल्फा को कंटिन्यू करता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान आ गया है तो आ गया है, तो वो तो फिर मियाँ बीवी की शादी वाली बात है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है, ऑल दो इट्स अ गुड मैरिज और बैड, कि हमें साथ में रहना है। तो वो चीजें हैं। अदरवाइज हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसी के लिए और एक पॉइंट जस्ट और था, यस, एंड द सिमिलरली इट विल सेम फॉर द सफायर कोड। वहां पर भी 50% यूनिट्स अनक्लेम्ड है। कंस्ट्रक्शन इज 100% कंप्लीटेड बैक इन 2015। फसाड का वर्क कंप्लीट हो गया, जो बाहर से ग्लास का वर्क होता है। तो वहां पर जो फिनिश करने की कॉस्ट है वो टेक 1 के मुकाबले और कम है। टेक 1 में भी करीबन करीबन 45% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और एक बार मैं शशांक को कहता हूँ कि उन्हें कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करें, और अदरवाइज अनम्यूट करें, थोड़ा सा सजेशंस ले लेते हैं। और मैं अभी व्हाट्सएप पर पोल डालूंगा, तो आप एक बार प्लीज उसमें डेफिनेटली अपना सजेशन जरूर दें। तो इसमें एक्चुअल में जो अंकुर जी सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अथॉरिटी ने जब हमें ऑलरेडी अथॉरिटी ने अभी इनको जवाब दे दो वीरेंद्र कुमार को, हम चैट बॉक्स में एक मैसेज डाला है। अथॉरिटी हमको एज बायर एसोसिएशन रिकॉग्नाइज करती है। हम अगर एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। एक तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं, और फर्दर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए अल्फा भी इंटरेस्टेड है या कोई और पार्टी भी इंटरेस्टेड है, तो हम उससे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें आधा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा या पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा और फिर हमसे वो मनमाही मन मर्जी का वो करेंगे और मेंटेनेंस चार्ज करेंगे या कुछ करेंगे। आफ्टर ऑल ग्रेटर नोएडा के ड्यूज भी अगर पे होंगे तो वो भी हमारी पॉकेट से ही होने वाले हैं। कोई भी बिल्डर जो है वो अपनी पॉकेट से एक पैसा नहीं लगाएगा, अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाता है। सबके सब ड्यूज किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमने ये प्रपोज किया है। दूसरा, अगर हम रेजोल्यूशन प्लान आज की डेट में किसी और कंपनी का अप्रूव करते हैं और वो कंपनी फिर कोई काम नहीं करती है, तो फिर हम कोर्ट के धक्के खाएंगे, कहेंगे कि भैया ये काम नहीं कर रहा है, अब इसको हटाइए, कोई और अपॉइंट कीजिए। तो उससे अच्छा है कि अगर हम खुद ही उसको टेक ओवर करते हैं और हम मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल पार्ट हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो हम अपने ही स्तर पे उसको रिमूव करके किसी और कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो पावर्स जो हैं वो पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। हमारी जेब से अथॉरिटी के ड्यूज तो जा ही रहे हैं, जो कि रिकैलकुलेट होके जितने भी आते हैं, जैसे भी आएंगे हम सबको इन्फॉर्म करेंगे। तो वो ड्यूज हमारी पॉकेट से जा ही रहे हैं। बिल्डर वहां पे पैसे कमाने आ ही रहा है। बिल्डर इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जान है, अभी भी काफी जान है, काफी पैसा निकाल सकते हैं। अनक्लेम्ड इन्वेंटरीज हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने क्लेम फाइल नहीं किया वो अभी भी जो है अभी पूछते हैं कि जी हमारा क्या होगा। आज ही अभी एक क्वेश्चन आया था। बहुत सारे लोगों का केस पेंडिंग चल रहा है, उस पर भी डिसाइड किया जा सकता है। मतलब सारे के सारे लोग जो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाए, उनको भी इंक्लूड करके हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। उनको भी इंक्लूड करके जो है अथॉरिटी के ड्यूज चुका सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हेल्प हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं बना सकते। और जो ड्यूज हमें अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, फर्दर जितनी भी अनसोल्ड या अनक्लेम्ड इन्वेंट्री लास्ट में बचेगी, उसको सेलिंग करके जितने भी ड्यूज हमारी पॉकेट से गए होंगे उनको हम कंट्रीब्यूट करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेसिकली वो ड्यूज भी हम वहीं से रिकवर कर सकते हैं, उसी प्रोडक्ट से भी रिकवर कर सकते हैं। तो मेन सजेशन अंकुर जी का ये है कि क्यों ना हम एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना एक रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करें और उस पर विचार करके उस पर कुछ अच्छा सा निकाल के
उस प्रोजेक्ट की राइट्स अपने पास ही रखें होम बायर्स के फेवर में। मेरे हिसाब से अच्छे, इससे अच्छा सजेशन अभी तक का तो नहीं हो सकता। किसी और कंपनी को ड्यूज देने से अच्छा है जो हमारा इंटरेस्ट का क्लेम जो पेंडिंग चल रहा है, हम इसी प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे ध्यान में चल रही हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स 2015 से 2015 से अभी तक एश्योर रिटर्न नहीं मिला जिसके लिए कंपनी लायबल थी, लेकिन हमारे क्लेम में वो इंटरेस्ट पार्ट आता है। बट बिल्डर का जब रेजोल्यूशन प्लान आता है तो वो उस इंटरेस्ट पार्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्यों ना हम एज ओनर उस प्रोजेक्ट को डील करें, बजाय होम बायर की तरह धक्के खाने के। तो ये बेसिकली अंकुर जी का सजेशन है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हो तो ऑब्वियसली आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर बनना चाहिए, ना कि फिर से वही वही सारी चीजें कि आप बिल्डर की तरह बिल्डर के सामने जा रहे हो होम बायर बन के, बिल्डर आपको वेट करा रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, आप अथॉरिटी के सामने भी होम बायर बन के जा रहे हो, हाथ फैला के जा रहे हो, तो वो चीज एक अलग है। बाकी अंकुर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हमारे पास एक एडवांटेज कि हम होम बायर हैं, ये फ्लैग हमारे पास हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस समय पर ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग, मैं कोशिश करूंगा डिटेल्स शेयर करने की। कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे उनमें से एक शुभकामना प्रोजेक्ट है, एक सर भी हैं ऑलरेडी, उन्होंने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है उन्होंने। उनकी एसोसिएशन भी इसी तरह से अपना प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट कर रही है, और इस तरह के कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको होम बायर्स खुद कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी बात, रेरा में ऑलरेडी इसका एक प्रोविजन है जो कि शशांक जी ने ऑर्डर में भी पढ़ा। सेक्शन 8 ऑफ द रेरा, वो ऑलरेडी अथॉरिटीज को परमिशन देता है कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसको प्रोजेक्ट को होम बायर्स की एसोसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको रिवोक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को के द्वारा, और वो उस प्रोजेक्ट को उस केस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत बहुत अभी छोटा सा डिस्कशन था, थोड़ा हमारा छोटा सा आइडिया है कि एक बार हम देखना चाहते हैं कि इस पे सब लोग क्या सजेस्ट करते हैं। हम डिस्कशन को तैयार चालू रखते हैं, बस साथ में मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक बार व्हाट्सएप पे आप क्लिक करके आंसर कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहा है या क्या है।